गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पे हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एग्ज़ाम की प्रोबेबिलिटी है आने की, एग्ज़ाम में जो आने ही आने हैं या आ सकते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। अब हम फार्माकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एट्रोपिन का मुख्य इफेक्ट क्या है? एट्रोपिन का मुख्य इफेक्ट क्या होता है? तो ये हमारा होता है पैरासिम्पैथोलाइटिक। एट्रोपिन एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है PNS, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन को ये ब्लॉक कर रहा है एट्रोपिन, तो इसलिए पैरासिम्पैथोलाइटिक इफेक्ट ये शो करेगा। लाइटिक वर्ड यूज होता है यानी कि ब्रेक डाउन हो रहा है किसी चीज का। और ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, मिमिक्री करना, मतलब उसी की तरह काम करना, मिमिक्री करना पीएनएस की तरह, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस की तरह। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन के रिलीज को कम कर रहा है यानी कि ब्लॉक कर रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पैरासिम्पैथोलाइटिक। इंसुलिन का यूज किस डिजीज में होता है? इंसुलिन का यूज हाइपरटेंशन में तो बिल्कुल नहीं होगा, अस्थमा में भी नहीं होगा, अल्सर में भी नहीं होगा। तो डायबिटीज मेलाइटिस में हमारा इंसुलिन का यूज होता है। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है, और इंसुलिन जो हम लेंगे वो भी ओरल ना लेके सब क्यूटेनियस रूट से लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटीडोट ऑफ पैरासिटामोल पॉइजनिंग? पॉइजनिंग का केस यानी कि पैरासिटामोल की ओवरडोज हो गई। कोई भी ड्रग एक निश्चित डोज में ली जाएगी तो वो इफेक्ट शो करेगी। अगर इसकी ओवरडोज हो गई तो ये पॉइजनस इफेक्ट शो करती है। तो इसमें जो इसका एंटीडोट है, नलोक्सोन भी नहीं है, डायज़ेपम भी नहीं है, एन एसिटाइल सिस्टीन है आपका। विटामिन सी ऑप्शन इज राइट। एन एसिटाइल सिस्टीन लिवर टॉक्सिसिटी को रोकता है, और पैरासिटामोल क्या करती है? लीवर को डैमेज करती है अगर इसकी ओवरडोज हो गई। बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ किस में होता है? बीटा ब्लॉकर डायबिटीज़ में नहीं यूज़ होते हैं, इन्फेक्शन में यूज़ नहीं होते, कैंसर में भी नहीं यूज़ होते हैं। ये यूज़ होते हैं हाइपरटेंशन में। विटामिन बी, बीपी कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं। बीपी से याद रखिए बीटा ब्लॉकर, जो कि बीपी को कम करते हैं। मॉर्फिन किस टाइप की ड्रग है? अभी मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, मॉर्फिन आपकी कैसी ड्रग है? एनाल्जेसिक ड्रग है। एनाल्जेसिक कैसी? नारकोटिक एनाल्जेसिक, एनआरएक्स, नारकोटिक एनाल्जेसिक। और ये बाइंड करती ओपियाइड रिसेप्टर पे, हमारी बॉडी में जो ओपियाइड रिसेप्टर वहाँ पे ब्लॉक करती है, और एनाल्जेसिक है, नारकोटिक एनाल्जेसिक है। ऑप्शन ए इज राइट है, स्ट्रॉन्ग ओपियाइड एनाल्जेसिक है। ओपियाइड डेरिवेटिव भी होती है। अब इन्हीं से ही और भी ड्रग निकलती है, मेथाडोन, हेरोइन। मॉर्फिन का अगर एसिटाइलेशन कर देंगे तो ये हीरोइन में कन्वर्ट होते हैं, डाइएसिटाइल मॉर्फिन, यानी कि हीरोइन, अदर नेम इज। विच ड्रग इज यूज्ड इन अस्थमा? अस्थमा में कौन सी ड्रग यूज होती है? तो एटिनोल तो नहीं है, मेटफॉर्मिन तो डायबिटीज़ में यूज होगी, ओमेप्राजोल ये PPI है। तो सल्ब्यूटामॉल जो हमारी ड्रग है ये हमारी यूज़ होगी
अस्थमा में ये क्या करती है, ब्रोंकोडायलेटर का है, जो हमारी ब्रोंक्यूल्स है उनको फैला देगी, डायलेट कर देगी, जिससे कि आप इजीली सांस ले। अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा का अटैक आता है तो सांस से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, क्योंकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, यानी कि ये जो एयर पाइप का रास्ता पतला हो गया है, तो आप जल्दी जल्दी सांस लोगे। और ये सल्ब्यूटामॉल ड्रग क्या करती है, इसको डायलेट कर देती है। ठीक, डायलेट कर देगी तो आप आसानी से सांस ले सकते हो। सल्ब्यूटामॉल, लीवोसल्ब्यूटामॉल, ये सब इनहेलर के फॉर्म में आती है, इनहेलर इनका यूज़ होता है ज़्यादातर। हेरोइन का रूट क्या है, सॉरी हेपेरिन का रूट क्या है। हेपेरिन आपका नेचुरल एंटी कोगुलेंट है, और ये हमारे लीवर में सिंथेसाइज होता है। नेचुरल एंटी कोगुलेंट है हेपेरिन, ब्लड को कोगुलेट होने से रोकता है, जमने से रोकता है। तो ये हमेशा आईवी और सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाएगा। इंट्रावेनस या फिर सबक्यूटेनियस रूट है, ओरल देने पर ही एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसीलिए इसको आईवी या सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं हेपेरिन। विच ड्रग इज यूज फॉर पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में कौन सी ड्रग यूज होती है। आइबुप्रोफेन तो नसेड है, ये पेप्टिक अल्सर कॉज करेगी। पैरासिटामॉल भी कॉज करेगी पेप्टिक अल्सर। एटनोलॉल बीपी की दवा है। ओमेप्राजोल जो है ये आपकी पेप्टिक अल्सर में यूज़ होती है। पेप्टिक अल्सर ये पीपीआई कहलाते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। पीपीआई H प्लस आयन को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि स्टमक में एसिड कम बनता है। जब एसिड कम बनेगा तो ये गैस कम बनेगी और अल्सर के होने के चांसेस भी कम रहेंगे। ठीक है, पीपीआई इनको बोलते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ओमिप्राजोल ऐसे ही जोल वाली कैटेगरी के आते हैं, लेंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इसमेप्राजोल। ठीक है, ये सारी पीपीआई हैं। नेक्स्ट हमारा सुटिक्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है, गैस मिक्सचर। हेट्रोजिनस होता है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल इसमें डिसॉल्व नहीं होते और प्लस लिक्विड होता है। सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड भी जो कि सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये हमारे हो गए कैसे, हेट्रोजीनस। इनसॉल्युबल पार्टिकल लिक्विड में डिस्पर्स रहते हैं। इनसॉल्युबल यानी कि सॉलिड होंगे और लिक्विड में डिस्टर्ब रहेंगे, डिस्पर्स रहेंगे, तो ये कहलाते हैं हेट्रोजीनस। होमोजेनस मिक्सचर यानी कि सेम मिक्सचर हो जाएंगे। इमल्सन में कौन सा कंपोनेंट जरूरी होता है, इमल्सन में सीधी सी बात है, इमल्सीफाइंग एजेंट। नाम इमल्सन है तो इमल्सीफाइंग एजेंट जरूरी होगा, क्योंकि इमल्सन बनता है वाटर और ऑयल से, और सभी जानते हैं कि वाटर में ऑयल डिजॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसके लिए इमल्सीफाइंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। ऑयल प्लस वाटर को मिक्स करने के लिए इमल्सीफायर जरूरी है। टैबलेट बनाने की प्रोसेस क्या है, डिस्टिलेशन नहीं होगा, फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा, इवेपोरेशन भी नहीं होगा। राइट आंसर इज कंप्रेशन, बी। पाउडर को कंप्रेस करके टैबलेट बनाते हैं। नेक्स्ट है, सिरप में शुगर कंसंट्रेशन कितना होता है, वैसे 60.6%, तो यहाँ पे राइट आंसर 66 हो जाएगा। 66% शुगर प्रिजर्वेटिव इफेक्ट देता है। ठीक है, सिंपल सिरप 66.6 और सिरप में शुगर कंसंट्रेशन कितना होगा, 66%, जिससे कि क्या होगा, ये इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, कंसंट्रेट सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो फिर ये एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह भी इफेक्ट देता है इस कंसंट्रेशन में।
सपोजिटरी किस रूट से दी जाती है? सपोजिटरी आपकी ओरली तो टैबलेट कैप्सूल हो गया, आईवी से इंजेक्शन हो गया, नेजल से स्प्रे हो गया। तो रेक्टल रूट है हमारा, यहाँ से आपको सपोजिटरी दी जाती है, रेक्टम के थ्रू दी जाती है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का पर्पस क्या होता है, क्यों किया जाता है? कलर चेक बिल्कुल नहीं होगा, टेस्ट चेक बिल्कुल नहीं होगा, वेट चेक बिल्कुल नहीं होगा। टैबलेट टूटने का समय, टैबलेट हमने खाई तो कितनी देर में वो टूटेगी, तो बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। टैबलेट कितनी जल्दी टूटती है यह चेक करता है। विच डोजेज फॉर्म इज स्टेराइल? तो सभी को पता है इंजेक्शन जितने भी हैं वो स्टेराइल होते हैं। इंजेक्शन हमेशा स्टेराइल होना चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, ये बहुत ही आने के चांस हो सकते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? ठीक है, ये जान लीजिए कि लीवर में होता है। लीवर में ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपका लीवर में होता है। जितनी भी हमारी ओरल ड्रग है इन सब का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। अब जो हमारी आईवी है, आईएम है, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देती है। लीवर में ड्रग मेटाबोलाइज होता है, तो हो गया उसका क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 17, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? बायो अवेलेबिलिटी यानी कि जो भी ड्रग हमने ली उसकी कंसंट्रेशन कितनी ब्लड में पहुंची, ये होता है बायो अवेलेबिलिटी। तो अमाउंट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में कितनी ड्रग पहुंची हमारी, ये कहलाती बायो अवेलेबिलिटी। एक्टिव ड्रग कितना ब्लड में पहुंचता है, ये कहलाता है बायो अवेलेबिलिटी। ड्रग टेस्ट बिल्कुल नहीं, ड्रग कलर बिल्कुल नहीं, ड्रग साइड बिल्कुल नहीं। हाफ लाइफ का मतलब क्या है? यानी कि हाफ लाइफ नाम से ही है, आधा हो रहा है, तो टाइम टू रिड्यूस 50% कंसंट्रेशन। ड्रग लेवल आधा होने में लगने वाला समय कहलाता है टी हाफ, यानी कि हाफ लाइफ कहलाती है ड्रग की। ये हमारे फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी ट्रिपल एक्सी फार्मासिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ऐसे ही हम और अच्छे वीडियो जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एमसीक्यूज आ सकते हैं उनको भी लाते रहेंगे। थैंक यू।